हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 सेशन के अंतर्गत हमने आपका अध्याय 2 पूरा किया था। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं आपका नया अध्याय और अध्याय का नाम है शब्द विचार। पिछले सेशन के अंतर्गत हमने वर्ण विचार पूरा किया था। आज हम करेंगे शब्द विचार। जब हम शब्द विचार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि शब्द कहते किसे। देखिए, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब यहाँ दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली तो है वर्ण, अक्षरों का मिलना। जब अक्षर मिलेंगे तो शब्द बनेंगे। और दूसरा है उनका सार्थक मिलना, यानी कि देखिए, हमने एक शब्द लिया क प्लस मैं और प्लस ले, तो वर्ण, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, इनको मिला दिया, मिलकर के बना कमल। अब कमल का सार्थक का मतलब होता है कि उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। तो यदि कमल का मीनिंग निकल रहा है तो ये शब्द बन जाता है, और यदि इसका मीनिंग, इसका अर्थ नहीं निकलता तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, शब्द नहीं है। याद रखेंगे बात। अब हम बात करते हैं पद की, कि पद क्या है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो शब्द ही पद बन जाता है। कहने का मतलब है, जब तक कमल जो शब्द बना ये वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा तब तो ये शब्द है। परंतु हमने कमल शब्द का, जैसे कि कमल घर जाता है, हमने लिखा, तो यहाँ पर कमल, घर, जाता और है, ये सभी के सभी पद बन जाते हैं। आया समझ में? जब हम वाक्य में उस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो प्रत्येक शब्द पद बन जाता है। आगे जाकर के आप पढ़ेंगे पद परिचय। तो पद परिचय किसका हुआ? वाक्य में आए हुए प्रत्येक शब्द का ही पद परिचय होता है। तो यानी कि जब वाक्य में शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं तो प्रत्येक शब्द पद बन जाता है। अब हम चलते हैं इसके बहुत अच्छा कि वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है। तो कौन कौन से 4 प्रकार हैं, उनका आधार देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा आपके लिखा हुआ इसके अंतर्गत रचना के आधार पर। तीसरा आपका है प्रयोग के आधार पर, और आपका चौथा है अर्थ के आधार पर। ये 4 तो आधार हैं जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अभी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। यदि हम उत्पत्ति के आधार पर इसकी बात करें तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो कहलाता है तत्सम। अब तत्सम क्या है इसको समझ लेते हैं। वे शब्द जो संस्कृत
भाषा से बिना परिवर्तित हुए हिंदी में आ गए, हिंदी में बोले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में जिस प्रकार से बोले जा रहे थे, हिंदी भाषा में भी उनका प्रयोग वैसा की वैसा हो रहा है। जैसे यदि हम बोले दुग्ध, हम बोले घृत, हम बोले अक्षत। अब अक्षत होता है चावल हिंदी में, परंतु यदि हम प्रयोग करें अक्षत लेकर के आना, तो अक्षत जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि वो संस्कृत में भी अक्षत ही बोला जाता है, और इसका प्रयोग यदि हमने हिंदी में अक्षत के रूप में ही किया तो ये तत्सम शब्द होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख, तद्भव। वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में परिवर्तन करके बोले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो क्या हुआ, जब हम संस्कृत के शब्द एज इट इज प्रयोग करेंगे, यहाँ पर संस्कृत शब्द तो संस्कृत के ही होंगे, परंतु उनको परिवर्तित करके बोलते हैं। जैसे कि दुग्ध को हम बोल दें दूध, घृत को बोल दें घी, अक्षत को बोल दें चावल। समझ में आ गया? इस प्रकार से तत्सम का हम तद्भव कर सकते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं। अगला है हमारा देशज, जो आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आई। इसका मतलब समझिए। देखो, आम बोलचाल की भाषा में हिंदुस्तान में लगभग 300 भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदुस्तान की जो अलग अलग क्षेत्र की भाषाओं की कुछ शब्द जब हम अपने हिंदी में बोलने लग जाते हैं तो उन शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं। जैसे खाट हुआ, जैसे पगड़ी हुआ, धोती हुआ, झाड़ू हुआ। लिख लेते हैं, खाट, पगड़ी, झाड़ू। आपके यहाँ पर और भी उदाहरण दिए गए हैं, उनको भी मैं पढ़ देता हूँ। लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, बासन, झंझट, ये आदि ऐसे शब्द हैं जो देशज भाषाओं से हिंदी भाषा में ले लिए गए। अब हम पढ़ते हैं अगला हमारा नंबर चौथा। 3 तो मैंने बता दिए, तत्सम, तद्भव और देशज। एक और है, उसको हम थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, या लिखने में नीचे नहीं आएगा। यदि आपने उतारा नहीं है तो आप कुछ सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके लिख लेना। हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, देखिए बेटा, आगे है हमारा विदेशी शब्द नंबर, यानी कि घ हम मान लेते हैं विदेशी। तो उत्पत्ति के आधार पर जो चौथा प्रकार है वो विदेशी शब्द है। इसमें क्या होगा, जो विदेशी भाषाओं के शब्द, जो हिंदी में आ गए,
अब कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनके विदेशी शब्द हिंदी में आए हैं, तो मैं उन भाषाओं के नाम लिख रहा हूं यहाँ पर। देखिए, अरबी, अंग्रेजी से हमने शब्द लिए हैं। अरबी, तुर्की, उर्दू, फारसी, पुर्तगाली। अब आपकी व्याकरण की पुस्तक में इनके लिए उदाहरण दिए गए हैं कि अंग्रेजी भाषाओं से कौन कौन से शब्द लिए हैं, बाकी से कौन कौन से शब्द लिए हैं, मैं उनको पढ़ देता हूं आपके लिए। अब अंग्रेजी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वो है इंजन, कप, कलेक्टर, कूपन, केक, कैमरा, कोर्ट, जज, टैक्स, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, फाइल, बस, मोटरसाइकिल, स्कूल, कॉलेज। ये तो छोटे से कम ही शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से हमने लिए हैं। तो हम 2-3 लिख लेते हैं। स्कूल, कॉलेज, ये हम बहुत प्रयोग करते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। अब अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से वो भी लिख लेते हैं। अक्ल, अखबार, अमीर, आजाद, आदत, औरत, इज्जत, इमारत, इलाज, ईमान, कागज, किताब, जलसा, तरक्की, तूफान, मतलब, मरीज, मेहनत, वकील, शिकायत, सुबह, हवा, हिसाब। तो देख लेते हैं, 2 शब्द लिख लेते हैं, इमारत और इलाज। इमारत और इलाज, ठीक है, उदाहरण के रूप में लिख रहा हूं। तुर्की के शब्द कौन कौन से जो तुर्की भाषा से लिए गए। कालीन, कुर्ता, कुली, कैंची, चाकू, चिक, चेचक, तमगा, तोप, बंदूक, बहादुर, बीवी, बेगम, सौगात। आप इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यही शब्द लिए गए हैं, ये सिर्फ उदाहरण के रूप में यहाँ लिखे गए हैं, बाकी और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो हम 2-3 शब्द ले लेते हैं। कालीन और कुर्ता। कालीन, कुर्ता। अगला फारसी से कौन कौन से लिए गए देखिए। अचार, आदमी, आबरू, आमदनी, आराम, आसमान, खराब, खुशामद, गुना, खून, गिरफ्तार, चीज आदि। तो 2 शब्द ले लेते हैं, अचार और आदमी। अचार, आदमी। और अंत में हमारा है पुर्तगाली शब्द कौन कौन से, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। अनानास, अलमारी, आलपिन, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम आदि। 2 शब्द ले लेते हैं, इस्पात और कप्तान। इस्पात और कप्तान, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे विदेशी से अंग्रेजी, अरबी, तुर्की, फारसी और पुर्तगाली भाषाओं से हमने शब्द लिए हैं, उनका जिक्र मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज और है, जो आपका यहाँ पर एक टैली बनी हुई है, एक सारणी बनी हुई है, उस सारणी को मैं पढ़ देता हूँ। उस सारणी के अंतर्गत क्या कर रखा है कि कुछ तत्सम शब्द हैं, उनको तद्भव में परिवर्तित कर रखा है। इनकी तत्सम को तद्भव में परिवर्तित करते हैं तो क्या क्या बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है घृत, घृत बन जाएगा घी, छिद्र होगा छेद, तत्सम पहले बोल रहा हूँ, तद्भव बाद में बोल रहा हूँ। तो तत्सम है धूम्र, धूम्र को होगा धुआं, प्रस्तर का पत्थर, पाद का पांव, वधु का बहु, अंधकार का अंधेरा, अर्ध का आधा, अक्षी का आंख, उच्च का ऊंचा, पोष्ट का होठ, कर्म का काम, गर्धव का गधा, भगिनी का बहन, बाहु का बाह, चंद्र का चांद, छत्र का छाता, दंत का दांत, नयन नैना, पोत्र पोता, पत्र का पत्ता, अमूल्य अमूल, आम्र आम, उल्लू उल्लू, ऊष्ट ऊंट, कर्ण का कान, घड़ा का घट, ग्राम का गांव, विवाह का ब्याह, वाष्प का भाप, मातृ का मां, मूर्ति का मूरत, मस्तक का माथा, मुख का मुंह, भ्रमर का भौरा, मक्षिका का मक्खी, भिक्षा का भीख, भ्राता का भाई, मातुल का मामा, हस्ती का हाथी, शुष्क का सूखा, ससुर का ससुर, सर्प का सांप, सप्त का सात, सत्य का सच और रात्रि का रात। इस प्रकार से
हमने ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के वर्गीकरण किए गए हैं उन चारों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य शब्द के प्रकार। देखिए रचना के आधार पर, यानी कि नंबर 2 था ये हमारा, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़। रूढ़ का मतलब समझिए वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं होते, और पुराने समय से चले आ रहे हैं। ये नए शब्द नहीं है, ये पुराने शब्द हैं और जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे शब्द होते हैं रूढ़। रूढ़ का मतलब होता ही है पुराना। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ पर 2-3 उदाहरण दे रखे हैं आपको। कलम, नल, हाथ लिख लेते हैं। जैसे उदाहरण में है कलम, नल, हाथ। अब इन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते। कमल का कोई टुकड़ा नहीं है, नल का कोई टुकड़ा नहीं है, हाथ का कोई टुकड़े नहीं हो सकते। अगला है हमारा यौगिक। जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग मतलब मिलना, योग से बनते हैं। अब इसमें देखिए नील, कमल। अभी 2 शब्द कौन कौन से हैं? नील प्लस कमल। आया समझ में? इस प्रकार के जो शब्द होंगे जो 2 शब्दों के से मिलकर के बनते हैं वो शब्द आपके कहलाते हैं यौगिक। तो यौगिक के अंदर यहाँ उदाहरण दिए गए। देखिए राष्ट्रपिता, तो इसका टुकड़े क्या होंगे? राष्ट्र प्लस पिता। तो 2 शब्दों का योग है तो यौगिक चला गया। नंबर 3 आता है योग रूढ़, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बने। योग भी है और रूढ़ भी है, दोनों का मिक्सचर है। तो योग पहले आएगा। योग में 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं पर अर्थ कोई तीसरा देते हैं। यानी कि यहाँ पर योग रूढ़ में भी शब्द तो 2 होंगे पर उसका जो मीनिंग होगा, जो अर्थ निकलेगा वो तीसरा निकलेगा। यहाँ पर देखिए नील कमल का अर्थ नील कमल ही निकल रहा है, राष्ट्रपिता का अर्थ राष्ट्रपिता ही निकल रहा है, परंतु यहाँ पर जो 2 शब्दों का जोड़ा बनेगा उसका अर्थ तीसरा होगा। जैसे देखिए नील कंठ, अब 2 शब्दों के योग से बना नील प्लस कंठ, और इसका अर्थ क्या है? शिवजी। जिसका कंठ नीला है, तीसरा अर्थ निकल गया। जिसका कंठ नीला है वो शिवजी हैं। आया समझ में? इसका अर्थ नील कंठ नहीं निकल रहा कि नीला कंठ, इसका अर्थ है शिवजी। ऐसे ही गजानन, गज मतलब हाथी, आनन मतलब चेहरा। तो गज का हाथी किसका कौन है? गणेश। ये तीसरा अर्थ निकला तो योग रूढ़ हो गया और 2 शब्दों का योग हो गया। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं, वो आपका पुस्तक में दे रखा है। वो आपके हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है वो भी 4 हैं।
अर्थ के आधार पर। नंबर 3 है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के प्रकार हैं। पहला, एकार्थक। तो इसका सीधा सा अर्थ है जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकले। जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकले, वो एकार्थक है। यानी कि एक अर्थ देने वाले एकार्थक हो गए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, मित्र, भाषा, घर, सांप, है ना। मित्र, अब मित्र का कोई दूसरा अर्थ है ही नहीं, भाषा का कोई दूसरा अर्थ है ही नहीं, सांप का अर्थ सिर्फ सर्प ही होगा, इसके अलावा इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये हो गए एकार्थक। फिर हम चलते हैं अनेकार्थक। दूसरा प्रकार होगा इसका अनेकार्थक। अनेकार्थक का अर्थ क्या हो गया? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो। समझ में आ गया? यहाँ पर एक अर्थ निकलेगा एकार्थक, एक से अधिक अर्थ निकलेगा अनेकार्थक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पत्र। अब एक शब्द है पत्र, इसके दो अर्थ हैं। एक तो चिट्ठी हो गई जो घर पे देते हैं, एक पत्ता भी तो होता है, पत्ता भी तो इसका अर्थ होता है। ऐसे एक उदाहरण और देख लेते हैं, घट। घट मतलब घड़ा भी होता है, और घट मीन्स शरीर भी होता है, त्वचा, शरीर, बॉडी, वो भी होता है। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची को समानार्थी भी बोलते हैं, यानी कि एक समान अर्थ देने वाले शब्द। एक ही प्रकार के अर्थ देने वाले शब्द। कहने का मतलब है, जैसे हमने बोला कि जहां पर एक शब्द है, सपोज करो हमने एक पर्यायवाची ले लेते हैं, यहां पर है जिनके अर्थ समान हो, यानी कि अर्थ में समानता रहेगी, अर्थ समान रहेंगे। बहुत सारे शब्द होंगे पर उनका अर्थ समान होगा, वो पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है तन। अब तन को काया भी बोलते हैं, शरीर भी बोलते हैं, बदन भी बोलते हैं, गात भी बोलते हैं। तो तन का हमने लिखा शरीर, काया, आया समझ में? आगे लिखा हुआ है इसमें बदन, गात। तो सारे शब्द क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, विपरीतार्थक, यानी कि विलोम शब्द। उल्टा अर्थ देने वाले, यानी कि जो शब्द सामने दे रखा है उसका उल्टा शब्द करेगा। जैसे हमने बोला रात, अब रात का उल्टा क्या है? दिन। तो दिन क्या हो गया? विपरीतार्थक विलोम शब्द। जैसे हमने बोला सुबह, सुबह का विपरीत अर्थ क्या होगा? शाम। समझ में आ गया? या साय, साय भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे विपरीतार्थक हो जाते हैं, और ये अर्थ के आधार पर हमने तीनों प्रकार बता दी है। अब हम अंतिम भाग पर चलेंगे हमारे। और प्रयोग के आधार पर जो बचे हुए हैं, प्रयोग के आधार पर उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, तो प्रयोग के आधार पर आपकी उत्तर पुस्तिका में जो लिखा गया है, प्रयोग के आधार पर उसके 2 प्रकार हैं। प्रयोग मतलब होता है यूज करना। नंबर 4 है प्रयोग के आधार पर, लिख लो।
प्रयोग के आधार पर जो इसका पहला प्रकार है वो है विकारी। जिनमें लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। देखिए लिंग, वचन, कारक क्या है वो समझा देता हूं। लिंग का मतलब हो जाता है हमारा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन का मतलब है एक वचन या बहुवचन। तीसरा है कारक। कारक के प्रकार 8 होते हैं, तो उनके आधार पर यदि उन शब्दों में परिवर्तन हो जाए तो विकारी शब्द होता है। विकारी शब्दों में कौन कौन से आएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हो गए हमारे विकारी। संज्ञा कोई भी शब्द विकारी शब्द ही होगा, सर्वनाम के कोई भी शब्द विकारी होंगे, विशेषण का हो या क्रिया को। ये सारे शब्द जो होंगे इनके अंदर आने वाले वो सारे शब्द विकारी हैं। अगला है हमारा अविकारी। अविकारी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जिनमें लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं? पहला है आपका जो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। दूसरा है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के जितने भी शब्द हैं सब इसमें आ जाएंगे। नंबर 3 है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक के जितने भी शब्द हैं सब इसमें आ जाएंगे। और अंत में हमारा है नंबर 4 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के जितने भी शब्द हैं सब अविकारी शब्द होंगे। तो अविकारी के कितने प्रकार हो गए? 4। विकारी के भी हो गए 4। ठीक है, इस सेशन में हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगले सेशन के अंतर्गत हम फिर आपसे मिलते हैं।